सचिंद्र जी, अब तक आपने प्रचुरता मूलक प्राकृतिक परिवेश और संतुलिता मूलक प्राकृतिक परिवेश में विकसित समाजों में 5 मूल संवैधानिक नियम दिए हैं। सामाजिक श्रम के नियम, सामाजिक विवाह संबंध के नियम, सामाजिक विचार के नियम, सामाजिक अनुशासन के नियम और सामाजिक व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम। इस नियम को व्यवहारिक बनते दिखलाया है। आज आप अभाव मूलक प्राकृतिक परिवेश में विकसित समाज में इन्हें लागू होते दिखलाने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुलभ जी, आज आपने अंधकारमय समाज को तार्किक रूप से उद्घाटित करने की जवाबदेही मेरे सिर पर लाद दिया है। ईशावास्योपनिषद अभाव मूलक प्राकृतिक परिवेश में विकसित समाज के विषय में स्पष्ट कहती है, असुर्याणाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अभाव मूलक प्राकृतिक परिवेश की सामाजिक संरचना में ये मूल 5 नियम, सामाजिक श्रम के नियम, सामाजिक विवाह संबंध के नियम, सामाजिक विचार के नियम, सामाजिक अनुशासन के नियम और सामाजिक व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम कैसे लागू होते रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें इस समाज के चेतना विज्ञान के विकास के इतिहास को बड़ी गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यह समाज आज विश्व मानव समाज को गहन अंधकार में रखे हुआ है। इसलिए इस समाज को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके सामाजिक चेतना विज्ञान के इतिहास को बहुत बौद्धिक गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हल्के फुल्के ढंग से इस समाज की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अब आइए, ईशावास्योपनिषद का क्या अर्थ होता है। ईशावास्योपनिषद के अनुसार ये जो अभाव मूलक प्राकृतिक परिवेश का समाज है वह घोर अंधकार में है, घोर स्वार्थी है, घोर उपभोक्तावादी है। तेन तक तेन भुंजी था वह समाज जानता ही नहीं है। उस समाज में मिडास को स्वर्ण प्यास लगती है। उस समाज में फॉस्ट को हेलन के एक चुंबन की ज़रूरत होती है और यह समाज घोर अंधकार में है। इसका सबसे ताकतवर व्यक्ति अपने स्वजन को, कमज़ोर स्वजन को गुलाम बना लेता है और उस गुलाम श्रम से अर्जित धन का अपहरण करता है, इससे सोना की नगरी बनाता है और उसमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को कैद करके सुखमौज करता है। यह है अभाव मूलक प्राकृतिक परिवेश का समाज। इस समाज, इसकी सभ्यता ओलंपिक पर्वत के देवता लोग बनाते हैं। इस सब समाज को ओलंपिक पर्वत पर वास करने वाले सूर्यदेव, जलदेव, वायुदेव इस समाज को आपस में लड़वाते रहते हैं
और ये देवता अपने भक्तों के पक्ष में रहते हैं और अपने भक्तों के विजय पराजय की जवाबदेही ये नहीं लेते हैं, ये जवाबदेही भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं। और इस तरह से इस समाज की बुनियाद भाग्यवादी है, फैटलिस्ट है। अब जाइए ग्रीक और लैटिन के नाटकों को देखिए और उसमें विवाह संबंध को भी, एडिपस कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए। तो इस तरह से हम इसके बुनियाद को हम यहाँ पर देखते हैं। होमर के महाकाव्य में ट्रोजन वार है, एक हेलन के लिए कार्थेज और ट्रॉय के बीच बहुत खूनी संघर्ष होता है। तो यही है बुनियाद इस समाज की, अंधकारमय समाज है। और इस समाज में प्लेटो जैसे महान दार्शनिक पैदा लेते हैं। वो अपने समाज को भाग्य के गुलाम बनते देखते हैं, जो ये भाग्य के गुलाम हैं, महाशक्तियों के, प्राकृतिक महाशक्तियों के गुलाम हैं। इसलिए उन्हें पुरुषार्थवान बनाने के लिए सामाजिक विवेक की बात करते हैं। वो परिभाषा देते हैं, जो मैन इज ए रैशनल सोशल एनिमल, मनुष्य एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है। भाग्यवाद में क्या है, मनुष्य एक गिरोही पशु है, मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल, और प्राकृतिक शक्तियाँ इस पशुओं को हाँकती रहती है। लेकिन प्लेटो अपने डेमोक्रेसी में इस समाज को प्राकृतिक शक्तियों की गुलामी से मुक्त करते हैं और वो अपने डेमोक्रेसी में को विवेकशील दार्शनिकों के कंधों पर सौंप देते हैं, जो मानव समाज का प्रबंधन कीजिए। और वे कट्टर समर्थक, अंधभक्त हो जाते हैं प्लेटो जी ये सामाजिक विवेक का, और अपने डेमोक्रेसी से कवियों को भगा देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। तब उनके शिष्य आते हैं अरस्तु जी। अरस्तु जी अपने गुरु के कमजोरी को समझ करके उसमें सुधार करते हैं और वो कहते हैं, जो कवि की कल्पना भविष्य के सामाजिक विवेक हैं, और वो पोइटिक्स लिखते हैं, काव्यशास्त्र लिखते हैं, और उसमें वो मानव जाति के व्यक्ति के मानसिक व्यवहार को दो भागों में बांटते हैं। एक व्यवहार वो कल्पना को बनाते हैं और दूसरा व्यवहार परिकल्पना, फैंसी को बनाते हैं। तो इमेजिनेशन को वो भविष्य के सामाजिक विवेक मानते हैं और फैंसी को वो मानव सामाजिक व्यक्ति के मानसिक ऊर्जा की बर्बादी समझते हैं। तो इस तरह से अरस्तु जी अपने गुरु के सामाजिक विवेक को कल्पना के माध्यम से भविष्य बना देते हैं, लंबा भविष्य दे देते हैं। अब आइए, ये इस ज्ञान मार्ग को बनाने के लिए त्रिपदीय तर्क प्रणाली, 3 टर्म लॉजिक का विकास करते हैं। आगम निगम, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक के अनुसार वो महतो महियान, मैक्रो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन को दिखलाते हैं। जो मनुष्य एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है, राम एक मनुष्य है, राम एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है। निगम में फिर आते हैं, वो आनोर नियान, नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन से शुरू करते हैं और वो कहते हैं जो राम एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है, राम मनुष्य है, राम मनुष्य एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है। तो ये आनोर नियान, महतो महियान, मैक्रो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन टू नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन तक आते हैं और फिर नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन टू मैक्रो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन तक जाते हैं।
ये नियम। अरस्तु जी उसमें सुधार करके कहते हैं, जो मैन इज एन इमेजिनेटिवली रैशनल सोशल एनिमल, कल्पनाशील विवेकी हैं, और वो भी आगम निगम इसी तरह से रखते हैं। तो आगम निगम तर्कशास्त्र को देखिए, उसमें 3 पद हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद और निष्कर्ष। यदि हम तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली की तर्क प्रणाली से इसकी तुलना करें तो देख लीजिए, शिक्षावल्ली की तर्क प्रणाली चतुष्पदीय है, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, संधि, संधानम, और वो सर्वांग सुंदर तर्क है। डायलेक्टिक्स है, इसमें द्वंद्वात्मकता है और प्राकृतिक सृजन धर्मिता का पूर्ण चित्र है। यह अंधविश्वास विहीन तर्क है, और त्रिपदीय तर्क प्रणाली में संधानक है ही नहीं, एजेंट है ही नहीं। कौन उसे विवेकशील बनाता है मनुष्य को, इसका अता पता नहीं है, इसलिए वह अंधविश्वास पूर्ण हो जाता है। तो इल्यूजन फ्री लॉजिक है ही नहीं आगम निगम तर्कशास्त्र। और जब ये चेतना विज्ञान आधुनिक युग में आता है, वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति के युग में आता है, तब हेगल जी को इस तर्क प्रणाली की कमजोरी समझ में आ जाती है। तब वो द्वंद्वात्मक तर्क प्रणाली गढ़ते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, और ये महाविचार को एजेंट बनाते हैं, लेकिन उसको अपने तर्क प्रणाली में स्थान नहीं देते हैं। जैसे शिक्षावल्ली में पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, संधि और संधानम है, तो उनको महाविचार को संधानम में रख देना चाहिए, लेकिन नहीं रखते हैं। उनको पूरा विश्वास ही नहीं होता है कि ये महाविचार सही है या नहीं, और इसीलिए वो माने एक्सप्लिसिट नहीं करते हैं, वो स्थान रिक्त रह जाता है। कार्ल मार्क्स इसी त्रिपदीय तर्क प्रणाली को वैज्ञानिक समाजवाद के निर्माण के लिए पदार्थवादी द्वंद्ववाद में लाते हैं, और इसका क्या असर हो रहा है दुनिया में देख लीजिए। मार्क्स भी चतुष्पदीय तर्क प्रणाली को विकसित नहीं कर पाते हैं। वे क्लास स्ट्रगल को, वर्ग संघर्ष को इतिहास की गति का एजेंट जरूर बनाते हैं, लेकिन उसको स्थान पर रख देना चाहिए ना। जो पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और संधि और संधान क्लास स्ट्रगल है, लेकिन वो भी नहीं रखते हैं। इसका दुष्परिणाम आप देख लीजिए कि वैज्ञानिक समाजवाद ने, जो मार्क्सवाद का वैज्ञानिक समाजवाद है, वो वही प्रतियोगिता मूलक है। जो सूर्यदेव, जलदेव और वायुदेव प्रतियोगी बनकर के एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, वही प्रतियोगिता मूलक वैज्ञानिक समाजवाद आता है कार्ल मार्क्स का, और ये सफल नहीं हो पाता। अब आज की दुनिया को देख लीजिए। आज की दुनिया इसी आगम निगम तर्कशास्त्र पर चल रही है। विश्व मानव समाज का चेतना विज्ञान घोर अंधकार में है। आज नागासाकी, हिरोशिमा पर हम पहुंच गए हैं। विश्व शांति, रचनाधर्मी विश्व शांति लापता है, और इसका मूल कारण है पश्चिमी जगत का वह अर्थतंत्र जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ द वीकेस्ट। भारत में ये नहीं है। भारत में है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृह कश्चित धनम। यहाँ पर ईशावास्योपनिषद
जो मुद्रा और बाजार के विकास के पूर्व का भारतीय सामाजिक संरचना का संविधान है, इसने तमाम प्राकृतिक और सामाजिक उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर लेती है। राज सत्तात्मक, समाज सत्तात्मक संविधान, और ये तेन तक तेन भुंजी था, उसका बंटवारा करके खाओ। और ये बंटवारा कैसे होता है? तो ये होता है, तुम जाल लो, पुष्प दर पुष्प जाल से गुजर करो, तुम अक्षर लो, पुष्प दर पुष्प अक्षर से गुजर करो, तुम तीर धनुष लो, पुष्प दर पुष्प तीर धनुष से गुजर करो, तुम खेत लो, पुष्प दर पुष्प खेत से गुजर करो, तुम पशु लो, पुष्प दर। तो इस तरह से पेट में ही ये प्रतिष्ठित जन्मना जातीय उत्पादन सेवा प्रणाली के द्वारा प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति की रोटी और आज़ादी की संवैधानिक सुरक्षा करता है। ये काम पश्चिमी जगत में कभी नहीं हुआ। आप पढ़ लीजिए हेमिंग्वे का ओल्ड मैन एंड द सी, क्या हाल है। वो मर्लिन को पकड़ करके शांतियागो लाते हैं और सार छीन करके नोच नोच करके खा जाता है। आप देख लीजिए। तो आज भी पश्चिमी जगत में मजदूर और मालिक का भेद है। धन संग्रही उपभोक्तावाद। डॉक्टर फॉस्ट वो कहता है, जाता है मृत्युलोक में, और वो कहता है मृत्युदेव से, जो मुझे हेलन का एक चुंबन दिला दीजिए। तो मृत्युदेव कहता है, तुम अपनी आत्मा को गिरवी रखो, तब हम दिलवा देंगे तुमको। और तब एक हेल्यूसिनेशन हेलन के रूप में उपस्थित होता है, और फॉस्ट कहता है, हेलन गिव मी ए किस एंड मेक मी इमोर्टल। अब समझिए, हैं, अमरता उस हेल्यूसिनेशन में है। वो घोर अंधकार में वो समाज है। और रचनाधर्मी विश्व शांति नागासाकी हिरोशिमा में आणविक सैया पर सोई हुई है, लेटी हुई है। अतः यदि हम पाश्चात्य जगत के चेतना विज्ञान को, सामाजिक चेतना विज्ञान को समझ जाएंगे और तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के तार्किकता को समझ जाएंगे, तो नया संसार बनाने में हमें मदद मिलेगी।